बच्चों, आज हम पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब डिस्कस किया था। और आज हम आपके सामने कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन की मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये बताने का। कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से दो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हमें मालूम है तो उनके बीच में किस मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट करेगा ये हम पता लगाएंगे। तो इनका स्टेटमेंट देखते हैं हम पहले। It states that the force of attraction or repulsion between two point charges is the directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। इन्होंने कूलम्ब्स लॉ ने स्टेट किया कि दो फोर्स के बीच में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो एक्ट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर हो। कैसे? इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मेट देते हैं कि मान लीजिए ये एक चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस है वो है R। तो हम कहेंगे लेट 2 पॉइंट चार्जेस having magnitude Q1 and Q2 separated at a distance a small r
from each other. Then according to Coulomb's law, F directly proportional to Q1 Q2, inversely proportional to R स्क्वायर। ये सब तो आप समझते ही हैं। ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ही अधिक होगा। और R का इन्वर्सली मतलब R दूरी जितनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस जितना ग्रेटर होगा, फोर्स उतना कमज़ोर होगा, कम होगा, वीक होगा। ये दोनों को एक साथ मिला दे तो कुछ ऐसा हो गया। इन्होंने स्टेटमेंट में कुछ इसी तरह की बात की। और आप जानते हैं, जैसा कि फिजिक्स का रूल्स है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसके बदले में एक कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है। तो एफ अगर हट जाएगा, ये सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा तो इसके जगह पर एक के आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is constant। ये अब K का वैल्यू होता क्या है? तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये सब कांस्टेंट की वैल्यू साइंटिस्टों के द्वारा खोजा हुआ प्रैक्टिकल फैक्ट। एप्सिलॉन को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और फिर इसके जगह आप इसे रिप्लेस कर दो तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R। ये फॉर्मूला फॉर एयर। हवा के लिए और वैक्यूम। हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1। बाकी किसी मीडियम में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी। सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए आपको स्टैंडर्ड होने के कारण रिमेंबर रखना होगा कि इसका वैल्यू 1 होता है। इस वैल्यू को 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे सामने फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला।
ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.5 गुने 10 के पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये नॉमिक वैल्यू होता है इसका, और ये होगा यूनिट इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जो इस वैल्यू को अगर पीछे वाले एक्सप्रेशन में हम रख दें, यानी कि तो F बराबर जो हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हवा या वैक्यूम के लिए रिजल्ट हो गया, जिसको हमने फिर से डिनोट किया। तो ये हमारा एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे सामने एक फॉर्मेट हो गया। अगर बच्चों इस कूलम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी का हमको डायरेक्शन जानना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपने लिया था एक चार्ज Q1 और ये दूसरा चार्ज था Q2। ऐसा अगर आप फोर्स इस पर निकालना चाहेंगे Q2 पर, तो ये फोर्स ऐसे हो जाएगा, और अगर n यूनिट वेक्टर मान लें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, F AL इज इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर ऐसा, ये वेक्टर फॉर्म। और इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर सॉरी यहाँ क्यूब हो जाएगा, आर वेक्टर इन ऐसा, जिसको आप आर एन कह दें, ये एन यूनिट वेक्टर वेयर ई। तो ये वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका हुआ हवा के लिए। उसी तरह से फॉर मीडियम अगर हम लिखना चाहें, फॉर मीडियम एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर नॉमिक वैल्यू में इसको लिख दें तो 9 गुणे 10 के पावर 9 अपॉन एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे मीडियम के साथ तो वही चीज होगी, कोई नई बात नहीं। ऐसा 9 गुणे 10 के पावर 9 एप्सिलॉन आर Q1 Q2
आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हवा नहीं बल्कि मीडियम ही होगा, सॉरी ऐसा। और फिर 9 गुणे 10 के पावर 9 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर क्यूब आर इन वेक्टर। ये सारे फॉर्मेट। तो ये मैं डिफरेंट वेक्टर फॉर्म एक बार एयर के लिए दिखा दिया, वैक्यूम के लिए, और एक बार मीडियम के लिए दिखा दिया। अगर आप सिर्फ इसे भी याद रखते हैं तो इसे याद रख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हवा के लिए, एयर के लिए जहाँ जहाँ एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू आप 1 रख देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए आप देख करके ये ना सोचे कि बहुत सारे फार्मूला का लिस्ट आ गया। इनफैक्ट हम आपको डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा दिया, परंतु आप इजी ढंग से सिर्फ एक फॉर्मेट याद रख सकते हैं, और ये याद रख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, और ये याद रख सकते हैं जनरल फॉर्म में, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 रख देंगे तो वो एयर के लिए निकल जाएगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई दो चार्ज के बीच में फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स इसके संबंध में। पहला स्टार पॉइंट कूलम्ब्स लॉ के संबंध में। तो कूलम्ब्स लॉ is applicable for point charges। दूसरा स्टार पॉइंट में पॉइंट चार्ज का मतलब हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो भाई ये पता होना चाहिए कि आखिर पॉइंट चार्ज हम कहते किसको है, ये तो पता होना चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए समझ लें आप, पॉइंट चार्ज मीन्स which does not contain any volume। Which has no any dimension। Practically it is not possible but a charge body can be considered as point charge if it follow inverse स्क्वायर लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो मैंने बोला कि भाई
कूलम्स लॉ जो अप्लीकेबल है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। और पॉइंट चार्ज के लिए ही क्यों अप्लीकेबल है, इसका मतलब समझते हैं हम लोग। अगर ये दो चार्ज है और एक ही पॉइंट पर है, अगर कंसंट्रेटेड, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है विच डज नॉट ऑक्युपाई एनी वॉल्यूम, होल मास कंसंट्रेटेड, होल एक ही सिंगल पॉइंट पे, पूरी चार्ज एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, पूरे चार्ज एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज ना होता तो क्या परेशानी आती। मान लो यह स्फेरिकल बॉडी था, या मान लो कोई और अनसिमेट्रिकल बॉडी है, तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और हो जाता है, इसका कुछ और हो जाता है, इसका कुछ और हो जाता है, तो फिर डिस्टेंस वेरिएबल हो जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो एक बात तो समझ में आई। दूसरी बात कि पॉइंट चार्ज हम उसको कहेंगे जिसमें कोई स्पेस ना ले और जिसका कोई लेंथ ब्रेथ हाइट ना हो। वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब क्योंकि बिना मैटर के चार्ज नहीं होगा, ये मैं पिछले वीडियोज में बताया है। बिना मैटर के चार्ज नहीं हो सकता और बिना स्पेस लिए मैटर नहीं हो सकता। इसका मतलब है पॉइंट चार्ज होना संभव ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो स्पेस चाहिए। क्यों? क्योंकि मैटर रखने के लिए स्पेस चाहिए। अब बिना मैटर के पॉइंट चार्ज होगा ही नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर कूलम्स लॉ आया क्यों? जबकि कूलम्स लॉ वैलिड सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए जब है, तो फिर कूलम्स लॉ का कोई मतलब नहीं बना। लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइन और लिखा कि बट ए चार्ज बॉडी कैन बी कंसीडर एज ए पॉइंट चार्ज। एक ऐसा चार्ज बॉडी, उस चार्ज बॉडी को भी हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। इफ इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका एग्जाम्पल स्फेरिकल चार्ज बॉडी, यानी कि कोई अगर ऐसा स्फेरिकल चार्ज बॉडी हो और तब इसके हर पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। स्फेरिकल चार्ज बॉडी इस रूल्स को फॉलो करता है। इसलिए स्फेरिकल चार्ज बॉडी का पूरा चार्ज एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं होने के बावजूद भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। इसलिए कूलम्स लॉ इसके लिए एप्लीकेबल है। अगला पॉइंट्स, अगला स्टार पॉइंट्स, अगला स्टार पॉइंट्स है कि कूलम्स लॉ cannot be derived by any logical concept. Coulomb's law cannot be derived by any logical concept. It is practically fact. मतलब ये बच्चों कि साइंटिस्टों ने ये प्रैक्टिकली फैक्ट कर देखा
कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए ऐसा रूल्स दिया, इसलिए ऐसा नियम्स दिया। वो पहले प्रैक्टिकल करके देखे, फिर उन्हें लगा कि ऐसा हो रहा है तो ये रूल्स दे दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस लॉ को हम किसी अनदर वे से डेराइव कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा। अगला पॉइंट, कूलम्स लॉ is analogous with gravitational law. With some difference, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल लॉ को एक बार लिख देते हैं, जो आप जानते हैं Gm1m2/r²। बच्चों ये बिल्कुल कूलम्स लॉ के जैसा ही है। वहाँ पर K Q1Q2/r² था, यहाँ Gm1m2/r²। लेकिन with some differences, माने कुछ अंतर के साथ, कुछ अंतर है दोनों में। क्या क्या है? पहला, कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही है, क्योंकि कूलम्स लॉ में K Q1Q2/r² हुआ और ग्रेविटेशनल में आया Gm1m2/r²। तथापि दोनों में कुछ अंतर भी है, उसको मैंने लिखा विथ सम डिफरेंस। जिसकी पहली डिफरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कूलम्स लॉ से हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स मच ग्रेटर with respect to ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप फील कर सकते हैं, एक कंघी में बाल के ऊपर जब मारते हैं तो वो चार्ज हो जाता है और पेपर के टुकड़ों को वो उठा लेता है। और जबकि हम जानते हैं कि हर दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ऐसे में एक चेयर दूसरे चेयर को, एक बेंच दूसरे बेंच को, आज रोज आप रोज क्लासरूम में देखते हैं रखा रहता है, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक बेंच दूसरे बेंच को अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि मास बहुत छोटा है, और मास छोटा होने से ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लिजिबल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, बहुत ही कमज़ोर फोर्स है। तब आप कहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ तो हर चीज़ को अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचता है। तभी न्यूटन जी ने सेब को गिरते देखा और बहुत अच्छे स्पीड से गिरता है, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन अर्थ बहुत बड़ा सिस्टम है। अर्थ का मास को तो पहले सुन लीजिए, उसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24 kg है। इतना बड़ा मास जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तब हमें उसको अनुभव करने का मौका मिलता है। छोटे छोटे मास का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन चार्ज में ऐसी बातें नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में मच ग्रेटर है, बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखा। तो एक डिफरेंस हुआ कि हालांकि एनालॉग है, हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक जैसे हैं,
दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। एक में चार्ज का प्रोडक्ट का डायरेक्टली है तो दूसरे में मास का प्रोडक्ट का डायरेक्टली है, मगर है दोनों जैसे, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस है। एक बहुत वीक फोर्स है तो दूसरा बहुत स्ट्रांग फोर्स है, ये डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट इसका बी पॉइंट्स ये है कि नेचर ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और repulsive, but nature of gravitational force is always attractive। तो ये भी एक पॉइंट्स हुआ कि कोई भी चीज को आप अर्थ की तरफ हमेशा आते देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सेब नीचे आएगा नारंगी ऊपर जाएगा, हर कुछ नीचे ही आता है, क्योंकि अर्थ अपने अट्रैक्शन के वजह से किसी भी बड़ी को अपने तरफ खींचती है। इसका मतलब है कि दो मास के बीच में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स काम, परंतु ये बात इलेक्ट्रिक फोर्स में नहीं है। उसमें तो नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं, बचपन से पढ़े कि दो अगर सेम नेचर का चार्ज हो तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों संभव है, पर मास में ऐसा नहीं है। तो एक दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा अंतर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, whereas gravitational force does not depends on medium। अब ये मैं आपको बताया कि इसमें फॉर्मूला हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी था जो किसी भी मीडियम के लिए अलग अलग होता है। वाटर का कुछ और वैल्यू, हवा में कुछ और वैल्यू, किसी और मीडियम में कुछ और वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि माध्यम बदल देंगे तो बदल जाएगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कैपिटल G होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब थ्रू आउट नेचर में, यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता है। क्यों? वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। आप दो मास को हवा में रखें, किसी और मीडियम में रखें, फोर्स तब तक नहीं बदलेगा जब तक दोनों मास नहीं बदलेगा, उनके बीच का सेपरेशन नहीं बदलेगा, तब तक वो नहीं बदलेगा। ओके, तो ये 3 डिफरेंसेस था ऐसे एनालॉगस। अगला स्टार पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने कहा, इतने सारे पॉइंट्स, उसमें इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करता है। तो इसको लिख दे तो पहले समझाते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स follow
कंजर्वेटिव नेचर। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। वेरी सिंपल। अब कहिएगा आप कंजर्वेटिव नेचर क्या है? 11th में वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ा था, तो हम सब ने वहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कशन करी थी कि कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जिसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो जाए। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, हो सकता है भूल गए हूँ आप। ये एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है कैपिटल Q। इसको आप यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इस पर ये रिपल्सिव फोर्स लगा है और ला इधर रहेगा, इसलिए कैसा वर्क होगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस तरफ और लाया जा रहा है इस तरफ। एंगल 180, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है तो नेगेटिव वर्क होता है, ये आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ से जब वापस ले जाएंगे तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। अब ये नेगेटिव वर्क जितना होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट वर्क 0 हो जाए। यानी अगर आप इसको -W1 कहें तो ये +W1 होगा और W1 -W1 जुटने के बाद 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स। और अगला स्टार पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब फिर एक सवाल होगा कि सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है क्या? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल पर हम आपको कूलम्ब्स लॉ में सवाल करके दिखाएंगे। अगर बच्चों छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अभी कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर चार्ज Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है, यहाँ Q3 रखा है और इसके सेंटर पर कैपिटल Q रखा हुआ है। इस कैपिटल Q पर फोर्स अगर निकालना है हमको, इसके चलते, इसके चलते और इसके चलते, तो ये सुपर पोजीशन प्रिंसिपल यही एक्सप्लेन करता है कि इसके द्वारा फोर्स मान लो इधर लग रहा है रिपल्सिव, इसके द्वारा इधर रिपल्सिव, इसके द्वारा इधर रिपल्सिव, तो ये तीनों चार्ज के द्वारा इस पर जो नेट फोर्स होगा वो इसी तीन का रिजल्टेंट होगा। हालांकि आपस में ये भी दोनों लगा रहे होंगे फोर्स, ये भी दोनों लगा रहे होंगे फोर्स, ये भी दोनों लगा रहे होंगे फोर्स, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उनके पेयर एक्शन रिएक्शन के चलते कैंसिल हो जाता है। ये एक्शन और रिएक्शन के चलते कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बाकी सिस्टम आपस में पेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जिस पर हमको फोर्स निकालनी है, सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते हम उसी पर फोर्स जानते हैं और उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। इसी कंसेप्ट का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और लास्ट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, मतलब इसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों होगा। तो इस तरह से ये सारे तमाम स्टार पॉइंट हमने बताया आपको और आज यही क्लास समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम आपको कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड 5 टाइप का सवाल करवाएंगे ताकि कोई भी सवाल आप करें तो उसी किसी 5 में से किसी न किसी टाइप में कंसर्न हो जाएगा। थैंक यू।